हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन आईपीएस क्लासेस। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड की बात करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस टॉपिक है। ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया यूनिवर्सिटी गोरखपुर के और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस पे आएंगे और अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो होते हैं थर्ड ईयर में, तो पेपर 1 तो मैट्रिक स्पेस होता है, बट पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, जिसका वेटेज टोटल 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और इस 50 मार्क्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में आपके क्वेश्चन पेपर बटे होंगे। अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन पार्ट से तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, सेकेंड जो टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन जो है यहाँ से ऑन एन एवरेज 10 to 12 मार्क्स ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो वेटेज है वो भी लगभग 12 to 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर साल होता है। इसके बाद आती है सिंगुलरिटी की बात। तो सिंगुलरिटी आपका जो है 10 to 15 मार्क्स सिंगुलरिटी होता है। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू भी आपका जो है लगभग 10 to 12 मार्क्स एंड सर्टेन थियरम जो होते हैं ये भी लगभग 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेक्शन ए से जो पेपर आपका बनता है वो 45 से लेके 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से होता है। और जो सेक्शन बी होता है यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है या फिर से ये 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का लगभग यहाँ से भी पेपर बनता है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, तो मतलब यहाँ का जो वेटेज है ये लगभग 40 मार्क्स है। ओवरऑल का जो पेपर बनेगा वो 90 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, और 90 मार्क्स में जो है आपको ओनली 50 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ओनली 50 मार्क्स के अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पेपर का डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है इसके ABCDE 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा कितना, 10 मार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन ए। ठीक है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखो सेक्शन ए में आपको दिए रहेंगे 4 क्वेश्चन, जहाँ से आपको करने केवल 2 और दोनों 10-10 नंबर के होंगे, तो यहाँ से 20 मार्क्स हो गए। और सेक्शन बी में आपको दिया रहेगा 4 क्वेश्चन, जहाँ से करने आपको 2, तो यहाँ भी आपको 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 + 20 + 10 दैट इज़ 50 मार्क्स। ओवरऑल पेपर 90 मार्क्स का होता है, बट आपको करना सिर्फ 50 मार्क्स का है। तो ये आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिलेबस है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिलहाल एक बार बस टॉपिक का नाम देख लेते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर का एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा, फिर सिंगुलरिटीज होगा, फिर कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू होगा, फिर सर्टेन थ्योरम्स ऑन रेसिड्यू होंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज होगा, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे हमारे चैनल से नियर अबाउट 30+ आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आई होप कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन इनफ यहाँ से कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जो टॉपिक्स आगे चलेंगे उनके जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर देंगे, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट को। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आया कैसे। तो सिंपल सी बात है ना, आप लोगों को बात तो सुने होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो है कुछ ना कुछ तो खोज निकालोगे। तो सेम वैसे ही हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। पहले जो वर्ड था कॉम्प्लेक्स नंबर ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसके पहले हम सिर्फ रियल नंबर सिस्टम तक जानते थे। बट हुआ क्या कि अचानक से जो है एक ऐसा आपके पास आइडेंटिटी आ गया, एक ऐसा इक्वेशन आ गया x² + 1 = 0, जहाँ से आपको क्या मिला, x² = -1। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं था, मतलब कि देयर इज़ नो एनी रियल नंबर सच डैट होज स्क्वायर इज़ -1, मतलब कि x कोई ऐसा जो है रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता था कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो वैल्यू -1 आए। ओके, तो यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट जो है आया एक नए नंबर का, जिसे हम बोलते थे i। ठीक है, हमने i एक नया नंबर का इन्वेंशन किया। हमने क्या किया, मैथमेटिशियन ने किया, और i = √-1। ये जो आपको मिला फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर,
आयोटा आई इज इक्वल टू -1, इसे जो है आपके यूलर जो है जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया। बट अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की स्टडी जो है वो गास ने किया था, ठीक है। गास नामक जो आपके मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसकी स्टडी की थी। अब यहाँ से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आया ये हम बातें करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पे, ओके। और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में आया, और यहाँ से हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना स्टार्ट किया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिला, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आई वो √-1 आई, और इसे हम बोलते थे आई। सबसे पहली बात तो यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके बाद ये बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने का पैटर्न होता है वो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जहाँ पे x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू y, ओके। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसके बाद जो है अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से जो है कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, क्या हमने एग्जांपल ले लिया 2 + 3i, ठीक है, 4 + 7i, ठीक है, 9 + 8i, ठीक है। मैंने सिंपल सा जो है 0 + i ले लिया, या फिर मैंने जो है सिर्फ 2i + 3 ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हम जब रियल एनालिसिस पढ़ते थे तो रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे किस पे, लाइन पे। रियल नंबर्स को हम एक रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपके पास कोई z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम लिख रहे हैं क्या, x + iy, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे x1 y1 कर दो, और इसे हम x2 + iy2 कर दिए। तो अगर z1 = z2 है ना, इफ़ z1 = z2, तो आपको यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा कि x1 = x2 है एंड y1 = y2 है, ठीक है। अब देखो कभी कभी जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं z = x, y, रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम बताएं कि मान लीजिए हमने लिखा z1 = लिखा ऐसे x + iy एंड z2 हमने लिखा क्या कि 4 + 3i, और हम बोले कि इफ़ z1 = z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1, ठीक है। यहाँ पे x1 एंड y1, तो x1 y1 की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, x1 = आपको मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो 4, x1 = 4 एंड y1 = 3। इतनी बात समझ में आई। हमने आपको क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्टेंस में कहाँ से आया, फिर हमने आपको क्या बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होता है, फिर हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे डिस्कस किया। अभी इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट भी होता है, ठीक है। अगर आपके पास z = x + iy है तो z बार इज द कॉन्जुगेट एंड इट इज़ x - iy, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब देखो एक छोटी सी बात और हम बताएंगे, ठीक है, एक छोटी सी बात और हम बताएंगे कि अगर आपको जो है कॉन्जुगेट दिया हो और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और रियल पार्ट को लिखना हो, इमेजिनरी पार्ट को लिखना हो, तो यहाँ से देखो ये कभी कभी फॉर्मूला काम में आता है, रियल पार्ट ऑफ z = what, z + z बार बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = z - z बार बाई
2। ये भी आपको जो है फॉर्मूला लर्न करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे 2i होता है, यहाँ पे 2i कर लेना, ठीक है। और ये आया कैसे, अभी ये आया कैसे इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखो ये आया कैसे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपने बस करना क्या है ना कि ऐड कर देना, बस और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस ऐड कर देना है और सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे देखो आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई एंड z बार इज इक्वल टू क्या है x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए ना तो आप दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो z प्लस जेड बार मिलेगा और इधर 2 टाइम्स ऑफ x मिलेगा। x इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z। तो x को हम लिख सकते हैं ऐसे z प्लस जेड बार बाई 2, और x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z ही तो बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दिस। एंड अगर जो है हम दोनों को माइनस करें, मतलब कि z इज इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस आई वाई एंड जेड बार इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस आई वाई। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू व्हाट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा 2i y, ठीक है। तो आप z माइनस जेड बार करोगे और अपॉन में यहाँ पे नीचे 2i लेके आओगे तो ये लिखोगे y, और y को हम क्या बोलते हैं, y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ये मिला और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ये मिला। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और छोटी सी बात बताना चाहूँगा, और ये बात लगभग जो है 3 या 4 बार तो कह सकते हो कि KVS के एग्ज़ाम में और UP PGT के एग्ज़ाम में पूछा है। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैंने लिखा 2i प्लस 3, ठीक है, एंड मैंने लिखा 4i प्लस 7। तो अगर इन दोनों नंबर में बताऊँ कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इनकी मॉडुलस वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है ना, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर रिलेशन जो होता है कि हम लिखें कि 2i, ठीक है, प्लस 3 इज लेस देन 4i प्लस 7, तो ये बात जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नंबर्स को जो है छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो एक रियल लाइन पे नहीं होते हैं, वो प्लेन पे बिखरे होते हैं। अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम यहाँ पे ऑर्डरनेस की बात नहीं कर सकते हैं, और ये जो है क्वेश्चन आपको कई बार जो है UP TGT PGT में KVS में पूछा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम छोटी छोटी बातों को भी बताते चलेंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा। देखो मान लो आपके पास z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई है, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जो z है वो क्या है, x है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो क्या है, y है। अब देखो सिंपल सा होता क्या है, हमने जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लिया। आपको पता है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, बोले तो ये x डैश है, ठीक है, और ये क्या है, y डैश है। और यहाँ पे जहाँ पर ऑर्डिनेट और एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसे पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है। अब अगर हम बात करें तो रियल पार्ट ऑफ z, तो ये जो आपकी एक्सिस है x एक्सिस, इसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो एक्सिस है इसे हम इमेजिनरी पार्ट लेके चलते हैं। और रियल और इमेजिनरी पार्ट, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 4i, तो हमें x पे जो है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 चलना है, और y पे हमें चलना है 4, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे आगे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट इज व्हाट, 2 प्लस 4i। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और जिस प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या गासियन प्लेन या फिर अर्जेंट प्लेन बोलते हैं। गासियन प्लेन बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है कि गासियन ही गास जो मैथमेटिशियन थे वो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पे अपनी बात रखे थे, और यहाँ से उन्होंने बताया था। और मैं बताया था कि x इज इक्वल टू √-1 इज इक्वल टू i, ये बात जो है यूलर ने बताया था। तो गॉस एंड यूलर दो लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट नंबर के बारे में बहुत कुछ बताया, और इवन वही लोग इसके इन्वेंटर भी हैं, वही लोग इसके बारे में बताया भी हैं। अब जो है हमारे पास जो है
कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ से जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन का पेपर मतलब पार्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। हम सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर होगा एनालिटिक फंक्शन, वो आपके काम का होगा, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एनालिटिक फंक्शन पे हमारे लगभग 3 से 4 लेक्चर होंगे, तब जाकर वो टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अब जो है हम एडिशन की बात करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब देखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पहला लेटर जो है बड़ा सा होता है ना, तो ए कर रहा हूँ। अब देखो अगर हम एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लें, ठीक है, जेड थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 ले लें एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस IY2 ले लें। और अगर हम ऐड करें ना, मतलब Z1 प्लस Z2 करें, तो देखो होता क्या है, ऐसे लिखेंगे x1 प्लस IY1, ठीक है, प्लस x2 प्लस IY2। यहाँ से क्या करोगे, रियल पार्ट को x1 प्लस x2 को एक पास कर लोगे, प्लस i कॉमन लेके y1 प्लस y2 को एक पास कर लोगे, और यहाँ पे हम सपोज करेंगे कोई इन दोनों को मिला के कोई a मिल जाएगा प्लस i और यहाँ पे b मिल जाएगा। तो आपको Z1 प्लस Z2 फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मतलब कि प्लस के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिशन ऐसे कुछ इस प्रकार से देता है, बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी से आप लोग तो पहले से परिचित हो, बीएससी पार्ट 1 में आप जब ग्रुप 3 पढ़ते थे तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें किसी भी 2 एलिमेंट को हम किसी सेट से उठाते थे और ऐड करते थे तो रिजल्ट भी उसी सेट में मिलता था। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाया और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो अगेन वी गेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो आपके पास क्या है, सेम यहाँ पे Z1 है। अब मैं अगर Z1 माइनस Z2 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस IY1 माइनस x2 प्लस IY2। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो x1 माइनस x2 कर देंगे, प्लस i कॉमन कर लेंगे और y1 माइनस y2 कर लेंगे। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसके बाद आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे Z1 और इंटू Z2 करना है, Z1 इंटू Z2 करना है, तो क्या लिखोगे, x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखेंगे तो x1 का मल्टीप्लाई x2 में, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x1 इंटू x2 प्लस x1 का मल्टीप्लाई अब इसमें, तो i कॉमन कर लो और मिलेगा x1 y2, ठीक है। x1 इंटू x2 हो गया, प्लस i कॉमन कर लिए x1 इंटू y2, प्लस i कॉमन कर लो, यहाँ पे x2 y1 कर लो, यहाँ पे x2 y1 कर लो, और यहाँ पे जो है देखो i इंटू आई डैट इज माइनस का 1, तो i इंटू आई, और ये प्लस जो है उसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे y1 y2। तो आपको जो फाइनली मिलने वाला है वो मिलेगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 और प्लस i कॉमन कर लो, तो x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नोट्स में अवेलेबल होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो फिलहाल इतनी बातें समझ में आई। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीज़न, ठीक है, और डिवीज़न भी हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न कैसे करेंगे, Z1 अपॉन Z2 कर देंगे नॉर्मल, और उसके बाद जो है रेशनलाइज करेंगे। वैसे ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। जब पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में आप NCERT में पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 4, तो वहाँ से पढ़े हैं। अब देखिए आपके पास अगर डिवीज़न की बात करें, डिवीज़न, तो आपके मान लीजिए a प्लस IB है और यहाँ पे C प्लस ID है आपके पास। अब अगर आप कुछ डिवीजन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे C प्लस ID है तो C माइनस ID कर लो, और यहाँ पे C माइनस ID कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ देर पहले आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपको जो वैल्यू मिली थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो अगर यहाँ से देखें
तो AC मिलेगा माइनस, ठीक है, आप ऐसे कर लो, AC हो गया, ठीक है, और माइनस IAD हो गया, फिर माइनस या फिर प्लस कर लो यहाँ पे I और BC हो गया, और प्लस और इंटू माइनस दैट इज माइनस, और I इंटू आई, फिर आपको जो है प्लस मतलब माइनस में प्लस कर लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा क्या आपको BD, ठीक है। और अगर नीचे देखो तो एक ब्रैकेट में है आपको A प्लस बी और एक में है A माइनस बी, मतलब वही फॉर्मूला लगाएंगे C प्लस ID C माइनस ID, तो मिलेगा C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस ID का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो AC प्लस BD, माइनस साइन कॉमन कर लो, I को कॉमन कर लो, तो क्या मिल जाएगा AD प्लस BC, और अपॉन में हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू माइनस दैट इज +1 हो जाएगा। तो आपको बेसिकली मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा AC प्लस BD प्लस I, ठीक है। आप यहाँ से अगर प्लस कॉमन कर लो ना, यहाँ से प्लस कॉमन कर लो, तो यहाँ पे ऐसे कर लो BC माइनस BC और माइनस AD कर लो, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और प्लस I, और यहाँ पे मिलेगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। एक बात तो यहाँ साफ है कि अगर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गई ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका डिफाइन नहीं होगा। तो ये तभी डिफाइन है व्हेन एवर प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब तक उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की और जो बातें थी, जैसे कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर मैंने आपको जो है कुछ एग्जांपल्स बताए थे, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन बताया था, फिर मैंने एडिशन की बात की, सब्ट्रैक्शन की बात की, मल्टीप्लिकेशन की बात की, डिवीजन की बात की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी हम फिर एक बार रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं और हम एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो अगर जो है मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया हुआ है, इफ़ यू हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या किया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, हमने यहाँ पे x डिस्टेंस चला, यहाँ पे y डिस्टेंस चला, और अगर जो है मैं इसको ऐसे मैच करा दूँ तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी जो है फिलहाल हम बात करें तो मॉड ऑफ z जो होता है ना, मॉड ऑफ z का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी मॉडुलस वैल्यू है, ये जो है मॉडुलस वैल्यू है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। ये x एक्सिस कर लो और ये y एक्सिस कर लो। जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम अर्जेंट प्लेन बोलते हैं, या फिर गासियन प्लेन बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। मॉडुलस वैल्यू ये है, और ऐसा कुछ यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है। अब जो है यहाँ पे हम एक छोटी सी बात और आपको बताएंगे कि अगर मान लो आपके पास z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इफ़ यू हैव अ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, और आपको मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर निकालना हो, डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस फार्मूला आप क्लास 10th में पढ़ते थे ना, जो डिस्टेंस फार्मूला आप क्लास 10th में पढ़ते थे, सेम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वही बातें हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही इसके कुछ चीज़ें अप्रोच करती हैं। अब इसके बाद जो है हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आएंगे, थोड़ा सा पोलर वाली की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दे रखा है क्या, x प्लस आई वाई, ठीक है, जहाँ पे x को हमने r कॉस थीटा लिखा और y को हमने r साइन थीटा लिखा, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, r को कॉमन कर लो तो कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है।
और आपको पता है ई पे पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप लोग बीएससी पार्ट 1 में टेक्नोमेट्री में इस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़े होंगे डिनाइवर्स थ्योरम के बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। जेड इक्वल्स टू आर ई पे पावर आई थीटा, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो है आर की बात करें और ई पे पावर आई थीटा की बात करें, वैसे फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ यहाँ से और निकल के आती है। अगर मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर दूँ, मतलब कि मैंने एक्स स्क्वायर किया प्लस वाई स्क्वायर किया इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू मिलने वाली है ना, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलने वाली है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपको आर की जो वैल्यू मिलेगी वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। अब हम ज़रा रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसे ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम नीचे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करने की कोशिश करें तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट जो है वो एक्स प्लस आई वाई जैसे आपको मिला है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ओरिजिन से मैच कराऊंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, दिस इज कॉल्ड आर एंड दिस इज द थीटा। जो थीटा यहाँ पे है ये थीटा है आपका, तो आर कामा थीटा आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। आर कामा थीटा मिल जाएगा। ये आपकी लाइन जो है वाई हो गई, ये आपकी एक्स हो गई, ये थीटा हो गई, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर ई का पावर आई थीटा, ठीक है। पॉइंट पी जो है वो ये वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर समझ में आ गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट की बात हम यहाँ से करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, आर्गूमेंट भी आपको जानना ज़रूरी है। उम्मीद कर रहे होंगे कि अभी तक जितनी बातें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। वैसे कोई मैंने बहुत बड़ी बात तो अभी तक बता नहीं पाई आपको, सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हमने डिस्कस किया। हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक सी चीज़ें बताई, ठीक है। उसके पहले हमने सिलेबस को डिस्कशन किया। चलो फिलहाल अभी हम जो है आर्गूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम एक बार फिर से सिस्टम को बना लेते हैं। जो अपने पास सिस्टम था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस प्रकार से था। एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, यहाँ से हमने एक पॉइंट जो है लिया था, ये थीटा था, ये आर था, दिस इज़ द वाई एंड दिस इज़ द एक्स एंड द पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या फिर आर ई का पावर आई थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर मैं टेन थीटा निकालने की कोशिश करूँ तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज वाई बाई एक्स, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आर्गूमेंट या फिर जो भी आप चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड बोल सकते हो, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब एक छोटी सी बात आती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल, तो जब भी थीटा की वैल्यू हम पाई से और माइनस पाई के बीच में लेके चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। उसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेके चलेंगे। अब हम कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है,
आर्गूमेंट के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा जो कि लगभग 10 मिनट का होगा और सिर्फ उसमें हम आर्गूमेंट को ही सीखेंगे, आर्गूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी इतनी छोटी सी बात थी कि बस प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, पाई से माइनस पाई के बीच में अगर थीटा की वैल्यू लाई करें तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब जो है कुछ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट को देखेंगे, ठीक है, फिर हम अपने इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। और इसके आगे जो है अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो लेसन होगा एनालिटिक फंक्शन, और उम्मीद करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि जो आपका एनालिटिक फंक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और जो सिंगुलरिटी वाला टॉपिक है ना, जो रेसिड्यू वाला टॉपिक है, यहाँ से आपको अगर आप इन फ्यूचर एमएससी करने के बाद नेट का एग्ज़ाम देते हो तो क्लियर एंड कट है कि लगभग जो है एक क्वेश्चन सिंगुलरिटी से बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से ही आते हैं, पार्ट बी पार्ट सी दोनों में। तो ओवरऑल जो वेटेज होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वो 35 मार्क्स का होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछा जाता है। जो आपके 6-7 टॉपिक है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, एनालिटिक फंक्शन, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, खैर आगे चल के आपको मोरेरा थ्योरम, ल्यूलिस थ्योरम, बाकी और सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं, ठीक है, पिकार्ड थ्योरम, लिटिल पिकार्ड थ्योरम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। तो फिलहाल वो तो नेट की तैयारी में, बट यहाँ से भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको ईजिली जो है 2 से 3 क्वेश्चंस, मतलब कि 12 to 15 मार्क्स बड़े ईजिली आपको जो है नेट के पेपर में दिला सकते हैं। और सेकंड जो टॉपिक था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक क्वेश्चन पार्ट बी में 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पार्ट सी में 4.7 मार्क्स का 110% कन्फर्म होता है। मतलब कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से भी आपको लगभग जो है 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं नेट के पेपर में। तो अगर आप एमएससी करते हो, मैथ्स से और आगे नेट का एग्जाम देना है, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट की बात करें तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 दे रखा है ना, तो आप लिखेंगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि द आर्गुमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्गुमेंट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मान लो आपको आर्गुमेंट दिया हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो द आर्गुमेंट ऑफ द क्वोशेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट। मतलब कि अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 दे रखा है तो आप इसे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसके प्रूफ को भी हम देखेंगे। तो अगर हम पहले के प्रूफ पे फोकस करें, ठीक है, अगर हम पहले के प्रूफ पे फोकस करें तो आपका जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, R1 प्लस ई टू द पावर आई थीटा 1, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू क्या है, R1 ई टू द पावर आई थीटा 1, एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू R2 ई का पावर आई थीटा 2। आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब आपको क्या करना है यहाँ से, तो अगर हम प्रूफ पार्ट को ऐसे देखते हैं तो यहाँ से अगर हम मान लो Z1 इज इक्वल टू R1 ई टू पावर आई थीटा 1 है और Z2 इज इक्वल टू R2 ई पावर आई थीटा 2 है, तो अगर हम आर्गूमेंट ऑफ Z1 की बात करें तो आर्गूमेंट क्या है, यही जो थीटा 1 है वही तो आर्गूमेंट है, थीटा 1। और अगर हम आर्गूमेंट ऑफ Z2 की बात करें तो आर्गूमेंट क्या है, यही थीटा 2 तो आर्गूमेंट है, थीटा 2 हो गया। अब जो है अगर हम आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, Z1 और Z2 की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू है R1 ई का पावर आई थीटा 1 और इंटू R2 ई का पावर आई थीटा 2। अब यहाँ से हम बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 और यहाँ से ई का पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो आप क्या देखेंगे कि आर्गूमेंट ऑफ कुछ भी वैल्यू है तो यहाँ जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है वही तो आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट ऑफ Z1 की बात किए
तो आर्गूमेंट ऑफ r1 e टू पावर आई थीटा वन, तो थीटा वन आर्गूमेंट था, मतलब e का पावर जो यहाँ पे i के साथ जो एंगल होगा ना वही आर्गूमेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा वन की वैल्यू कितनी है, आर्गूमेंट ऑफ z1, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने लिखा z1 इक्वल टू r1 e पावर आई थीटा वन, z2 इक्वल टू r2 e पावर आई थीटा टू। आर्गूमेंट ऑफ z1 मतलब कि ये वाला एंगल, आर्गूमेंट ऑफ z2 मतलब कि ये वाला एंगल। अब हमने आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किया, जो कि हमारा पहला प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, r1 e का पावर आई थीटा वन प्लस इंटू r2 e का पावर आई थीटा टू। अब पता है e का पावर जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, i को कॉमन लिया थीटा वन प्लस थीटा टू। अब यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, उसका जो e का पावर थीटा होगा वही इसका आर्गूमेंट होगा। तो थीटा वन प्लस थीटा टू, और थीटा वन प्लस थीटा की वैल्यू उठा के हम यहाँ से पुट कर दिए, और इधर अगर हम देखें तो ये क्या लिखे हैं, आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है सेकेंड वाले प्रूफ की बात करेंगे। तो छोटी सी यहीं पर हम बात बताएंगे आपको कि अगर जो है आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 करना हो, ठीक है, अगर आपको आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 लेके चलना हो तो आप क्या करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z1 की वैल्यू कितनी है, r1 e का पावर i थीटा वन, क्या है r2 e का पावर i थीटा टू। लिखेंगे आर्गूमेंट, ठीक है, r1 अपॉन r2 और e का पावर i थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, थीटा वन माइनस थीटा टू। अब देखो थीटा वन और थीटा टू, तो आर्गूमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, थीटा वन माइनस थीटा टू। और थीटा वन की वैल्यू कितनी है, आर्गूमेंट ऑफ z1, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, और यहाँ पे क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू का प्रूफ आपको उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे जो है एक छोटी सी और बात हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटी सी और हम लोग बात पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो और बोला है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करने का, तो कैसे करेंगे, बस यही एक क्वेश्चन करने के बाद इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन दिया है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपको, -5 + 5i इज, और आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रिस्पेक्टिवली क्या क्या दे रखे हैं, 5√2 e का पावर i π/4, फिर दे रखा है 5√2 e का पावर -3i π/4, और फिर दे रखा है 5√2 e का पावर i 3π/4। ठीक है, और दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, -5 + 5i, आप यहाँ से 5 कॉमन कर लो तो -1 + i आपको मिल जाएगा। ठीक है, -1 + i आपको मिल जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो आप जो है 5 और यहाँ पर रूट में 2 कर लो तो -1/√2 मिल जाएगा और प्लस i/√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 हो गया, रूट का 2 हो गया, और आपको पता है कि अगर -1/√2 चाहिए और i/√2 चाहिए तो आप यहाँ से वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, 3π/4, यहाँ पर लिख सकते हो cos 3π/4 + i sin 3π/4, क्योंकि cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो 5√2 और e का पावर -i, ठीक है, 3π/4।
तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है, माइनस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्लस पाई बाई आई 3/4 है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं सोचा था डिस्कस करूँ आपके साथ। तो फिलहाल अभी इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आएंगे एनालिटिक फंक्शंस को लेके, और एनालिटिक फंक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और एनालिटिक फंक्शन पे आपको लगभग जो है 3 to 4 और मैक्सिमम 5 लेक्चर दिए जाएंगे, जो कि 35 मिनट के आसपास के लेक्चर्स होंगे, और उसमें पूरे एनालिटिकल फंक्शन को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेसन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय।